student, welcome to my class, and today I will discuss the next lecture of magnetic effect of electric current as it is measured on the board. So today I want to discuss about Lorentz force. This is my main topic today, Lorentz force and magnetic field. Okay? मैंने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. अगर वो स्टेशनरी है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट तो होता है पर उस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती. एक चार्ज पार्टिकल अगर स्टेशनरी स्टेट पे रखा हुआ है, ये प्लस चार्ज पार्टिकल है, अगर ये रेस्ट पे रखा हुआ है तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. अगर इसी सिचुएशन को हम ऐसे लेके ये चार्ज पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया विद सम वेलोसिटी v, ओके, अगर v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड. ये अभी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी ये किस तरीके से आता है. मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ सकते हैं, एक दूसरे के किसी एंगल पर आ सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो सकती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो सकती है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड. सो देयर इज सो मच chaos. ओके, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई द केस. यू कैन अज्यूम इट कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विद सम स्पीड तो उसमें कितना, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता ही है कि F इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है. अभी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लॉरेंज फोर्स के थ्रू बताऊंगी आपको. तो फॉर्मूला अलग अलग है, वैल्यूज़ अलग अलग आनी है. ऑब्वियसली वो वैल्यूज़ कम होंगी या ज़्यादा होंगी, ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए ये स्पीड भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होती तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं होता. सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सिंप्लीफाई द केस फर्स्ट. तो वी विल कंसीडर द केस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल the velocity of the particle should be constant. That means what? Acceleration is zero. Okay, so velocity of the particle आपको पता ही ना acceleration zero कैसे हो गया. A is equal to क्या होता है डेल्टा v by डेल्टा t. अगर velocity constant है यानी यूनिफॉर्म है तो acceleration change in velocity कितना हो जाएगा जीरो. डेल्टा v को हम कैसे लिख सकते हैं v माइनस ऑफ u डिवाइडेड बाई t. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम अगर होती हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. तो सिंपलेस्ट केस को हमें एज्यूम करना है कि ये जो स्पीड है अगर हम ये यूनिफॉर्म रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का कि इनिशियली हमें वही केस कंसीडर करना है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो. तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगी वो दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करेंगी. उन दोनों फील्ड के थ्रू जो फोर्स होगा वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा. सो बेसिक कंडीशन इज व्हाट कि ये दोनों ही फील्ड टाइम वेरिंग नहीं होनी चाहिए. एक फील्ड तो ऑलरेडी टाइम वेरिंग नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करेगी. ये तो बॉडी स्टेशनरी भी है, अगर रेस्ट में बॉडी है तो उसमें टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो चाहे दैट सम आवर पहले हो या सम आवर बाद हो, कुछ टाइम के बाद हो, उसमें जो पोजीशन है वो सेम रहेगी. तो अगर बॉडी की पोजीशन सेम है, कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रही है बॉडी, तो उस सिचुएशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये श्योर हो गया कि ये टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है. पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पर, ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट फील्ड है. क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड हो जाती है. तो हमें बेसिक सिचुएशन लेनी है यहाँ पर दैट कि होनी क्या सिचुएशन चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज टाइम इंडिपेंडेंट. बेसिक थिंग, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टाइम इंडिपेंडेंट. ओके, इसको इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वेलोसिटी शुड बी यूनिफॉर्म. किसकी वेलोसिटी? मूविंग चार्ज पार्टिकल की. आपके लिए यहाँ पर ऑर्स्टेड प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो क्या कहता है
कि मूविंग चार्ज पार्टिकल या करंट जो होती है दैट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा हो, और अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। सो दैट वी विल टेक द केस हियर, बेसिक कंडीशन, ठीक है। मैक्सवेल ने इसको आइडेंटिफाई किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड है। अगर ये टाइम डिपेंडेंट फील्ड है तो हमें उस सिचुएशन में इसकी एक बेसिक कंडीशन लेनी होगी दैट वी मस्ट कंसीडर द यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट द फील्ड में बी टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द केस। लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स कैसे आता है, अगर हमें फोर्स आइडेंटिफाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक सोर्स चार्ज पार्टिकल था, तो फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक टेस्ट चार्ज की ज़रूरत थी। आपने पढ़ा था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है। तो एक सोर्स चार्ज होना चाहिए, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ एज्यूम करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेस्ट चार्ज की दैट इज़ माइन्यूट एंड दैट इज़ नेग्लिजिबल फॉर द सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज फॉर सोर्स चार्ज पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा है। तो इनिशियली सेम केस हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था पूरा। यहाँ पर हम एक मूविंग चार्ज ले रहे हैं, दिस इज द मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज with uniform speed v and this charge is corresponding to the test charge। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी एक सोर्स चार्ज प्रेजेंट है जिसके बेसिस पर इस टेस्ट चार्ज पर फील्ड अप्लाई हो रही है। ओके, एंड दैट फील्ड इज देयर आर टू काइंड ऑफ दैट फील्ड। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल एंड सोर्स चार्ज पार्टिकल, एंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। तो हमने सोर्स चार्ज को यहाँ पे इनविजिबल रखा हुआ है, यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज नहीं है। सोर्स चार्ज वो मूव कर रहा है और उसके बेसिस पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और उसी फील्ड के बेसिस पर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को चेक कर रहे हैं कि अगर ये उस फील्ड में मूव करेगा तो किस तरीके से फोर्स इफेक्ट आएगा। क्योंकि फोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस बॉडी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उस बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। सो हियर दिस वन इज द टेस्ट चार्ज एंड अ फील्ड इज अप्लाइड हियर। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are here I have taken the case that both are perpendicular to each other. We can take different cases. They may be at some angle. And okay, so here to simplify the case, we have considered that these two fields are perpendicular to each other. That means जो source charge है उसके थ्रू जो field generate हुई है वो इस तरीके से generate हुई है, और होती भी है वो आपको पता चलेगा। लेकिन उसमें केसेस ये भी हो सकते हैं, अगर हम और एडवांस फॉर्म में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। इट मे बी पॉसिबल they are at some angle, okay, that we will discuss later। And here the charge particle is moving perpendicular to these two fields। Okay, the point is clear that test charge particle is moving with some velocity v and it is moving in the presence of electric as well as magnetic field। So what is the net force acting over this charge particle? One is the force due to the presence of this electric field and that is the electrical force, we can write it as F। And second is the force due to the magnetic field, presence of magnetic field, and that is the magnetic force, and here it is the total force। So total force should be the algebraic sum of electrical force and magnetic force। Got it? अब अगर सपोज एक सिचुएशन हम यहाँ पर ये ले लेते कि ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है ये मूव नहीं कर रहा है, तो वो भी सिचुएशन हम यहाँ कंसीडर कर सकते थे। वो केसेस अभी इस फॉर्मूले के बाद हम डिस्कस करेंगे। सो टोटल फोर्स ओवर दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v here, the velocity is given here as mentioned earlier। So moving with velocity v
द टोटल फोर्स इज गिवन बाय Fe प्लस Fm। अब Fe की वैल्यू कितनी होती है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया, Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, F डिवाइडेड बाई Q, तो Q इंटू ई। यहाँ पर Q नॉट कर दिया। यहाँ पर हम किस चार्ज की बात करें, जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई Q नॉट इंटू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला, जो ये रिलेशन आया वो किस तरीके से आया, और ये लॉरेंज ने आइडेंटिफाई किया जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया था। एम्पियर के एक्सपेरिमेंट में लॉरेंज की ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक तो मोशन पे डिपेंड कर रहा है। चार्ज पार्टिकल अगर मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स होगा ही नहीं। तो एक तो मोशन पे डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन इन द एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड टू द रिजल्ट Q नॉट V क्रॉस B। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगी दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट फोर्स हियर। सो Q नॉट E प्लस Q नॉट V B साइन थीटा। अब ये आप +1 में पढ़ चुके हो क्लास 11th में कि V क्रॉस B, द क्रॉस प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय VB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड B। ओके, सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर द चार्ज पार्टिकल। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड लॉरेंज रिलेशन। लॉरेंज रिलेशन और लॉरेंज फॉर्मूला। The total force acting on a charged particle is this one, electrical force plus magnetic force. And here Q naught VB sin theta, this is known as the magnetic force formula. So we will discuss here the magnetic force formula. Okay, now magnetic force Fm, that is given by Fm is equal to Q naught V B sin theta. Okay, these are the situation, and let's discuss different cases. What will happen here if we take the different situation? So initially हम ये situation लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी situation है जिसमें ये magnetic force जो टेस्ट चार्ज पर अप्लाई हो रहा था, मूविंग टेस्ट चार्ज पर अप्लाई हो रहा था, ये जीरो पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर Fm टू बी इक्वल टू 0, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें ऐसी सिचुएशन नहीं लानी है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाए। ओके, पहले हम केस क्या कंसीडर कर रहे हैं, रिवर्स केस, कि मैग्नेटिक फोर्स किस किस सिचुएशन में 0 हो सकता है, और उन सिचुएशन को हमें डिसओबे करना है ताकि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यूज आएँ। ओके, सो हियर लेट्स डिस्कस द केस। Fm इज इक्वल टू 0, वो कौन कौन सी सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन, चार्ज तो है, स्पेस में प्रेजेंट है, लेकिन अगर चार्ज मूव ना कर रहा हो, ये जो टेस्ट चार्ज है ये सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये टेस्ट चार्ज मूव ना कर रहा हो, तो क्या होगा, यानी कि जो सोर्स चार्ज है उसकी प्रेजेंस में ये टेस्ट चार्ज स्टेशनरी रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में V को हमने कर दिया 0। स्टेशनरी मीन्स वेलोसिटी इज 0। If velocity is 0, according to this formula, the net force Fm, magnetic force, that will come as 0. इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है ही नहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जा रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई कि वो जो चार्ज पार्टिकल, चाहे सोर्स चार्ज पार्टिकल हो या टेस्ट चार्ज पार्टिकल हो, दोनों को मूव करते रहना है। If the charge particle is in the moving state, then only the magnetic force must be experienced and magnetic force must be applied. Both are the situation. Okay, so first case. Now second case, that magnetic field is not applied. B is equal to 0. Magnetic field is not applied. ये situation कब हो सकती है कि यहाँ पर B की वैल्यू अप्लाई ही नहीं हुई है। वो situation तब हो सकती है जब वो जो सोर्स चार्ज, मैंने इनविजिबल जो यहाँ पे आपको बोला था, वो सोर्स चार्ज मूव ही ना कर रहा हो। तो अगर वो मूव नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑर्स्टेड प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है।
तो मैग्नेटिक फील्ड ना हो ऐसी सिचुएशन तब पॉसिबल है जब सोर्स चार्ज पार्टिकल मूव ना कर रहा. सो दैट इज B इज इक्वल टू 0. इफ B इज इक्वल टू 0 देन Fm इज इक्वल टू 0. उस समय टेस्ट चार्ज पार्टिकल चाहे जिस स्पीड से मूव कर रहा हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा. थर्ड पॉसिबल केस इज थीटा इज इक्वल टू 0. देन साइन 0 इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मीन्स क्या है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को हम थीटा कह रहे हैं. अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, यहाँ पर ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. तो बी जेड एक्सिस में है और आपका वेलोसिटी इसमें चार्ज पार्टिकल की एक्स एक्सिस में. अगर ये बी भी एक्स एक्सिस में ही हो जाए और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी एक्स एक्सिस में ही है, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस में, उस सिचुएशन में इन दोनों को पैरेलल होने की वजह से इनके बीच में एंगल हो जाएगा 0 और इस सिचुएशन में यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा. तो ये केसेस होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 हो जाते हैं. तो हमें सिचुएशन इसके ऑपोजिट रखनी है. इन सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन को हमें फॉलो नहीं करना है ताकि हमें मैग्नेटिक फोर्स मिले. गॉट इट? सो ये थ्री सिचुएशन यू विल कंसीडर. और इन तीनों सिचुएशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू है. अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इफेक्टिव है बट मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव नहीं रह रही है और इसी बेसिस पर मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर उन सिचुएशंस को डिसओबे करेंगे. ये सारी सिचुएशंस हम डिसओबे करेंगे. तो ये है ओवरऑल लॉरेंज फोर्स. अब ये जो फार्मूला निकला है इसके बेसिस पर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड के बारे में आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि ये फील्ड कैसी है. मैंने यहाँ लिखा है लॉरेंज फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स तो पता चल गया कि बॉडी पे फोर्स कैसा लगा है. जैसे कि आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिकल फोर्स पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आप कूलॉम्स ने दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बाद में पता चला जब इलेक्ट्रिकल फोर्स आइडेंटिफाई हो गया. ग्रेविटेशनल फोर्स जिस बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी. उसी तरीके से अब हमें मैग्नेटिक फोर्स पता चल चुका है विच इज़ लॉरेंज फोर्स. अब हमें ये पता चल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी. सो हियर वी विल डिस्कस F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. अगर हम ये सिचुएशन ले लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी. देन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू वी बी विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. कैसे पता चला मैक्सिमम वैल्यू है? ये मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इसलिए है क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है. तो माइनस का केस हम फोर्स में कंसीडर ही नहीं करते. हम फोर्स का हमेशा डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो साइन 180 की तो पॉसिबिलिटी घट जाती है. बचता क्या है? साइन आइदर साइन 90 और साइन 0. ठीक है, तो या तो पैरेलल हो जाएंगे या तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे. कौन कौन से? B एंड B वेक्टर. अब क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग भी आपको पता ही है. B क्रॉस B होता है तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा विच इज़ इक्वल टू फोर्स. अगर हम इसे Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो फोर्स है ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है और ये श्योर है कि ये फोर्स इन दोनों के प्लेन में नहीं होगा. जिस प्लेन में B और B है उस प्लेन में फोर्स नहीं होगा. क्रॉस प्रोडक्ट यही इंडिकेट करता है. आपने क्रॉस प्रोडक्ट में स्क्रू रूल पढ़ा था. स्क्रू रूल किस तरीके से आता है कि अगर दो जो वेक्टर क्वांटिटी हैं दिस इज A एंड दिस वन इज B, अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इनके बीच में एंगल थीटा है. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करें इस तरीके से तो रिजल्टेंट जो आएगा वो बाहर की साइड मीन्स जो स्क्रू के पिन पॉइंट का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आता है. तो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है. यहाँ पर फोर्स रिजल्टेंट क्वांटिटी है तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरीके से आएगा दैट इज द आउटवर्ड टू द बोर्ड. ओके, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. सो ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है दैट मस्ट नॉट बी इन द प्लेन ऑफ द टू वैल्यूज
दैट आर कंसिडर्ड इन द क्रॉस प्रोडक्ट। V और B के प्लेन में नहीं होंगी। जिस भी प्लेन में, अगर V को हम ले रहे हैं x प्लेन में, x और y प्लेन में, दिस इज x एंड दिस इज y, V यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो ये श्योर है कि फोर्स जो होगा वो या तो बोर्ड के प्लेन के वर्टिकली आउटवर्ड होगा या बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, या तो बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा होगा या बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा होगा, यानी कि वो जो फोर्स है वो z डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आएगा। इस प्लेन में नहीं आएगा, एक्स वाई प्लेन में पॉसिबिलिटी है ही नहीं फोर्स के आने की। क्यों? क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो आउट ऑफ द प्लेन होती है प्रोडक्ट क्वांटिटी की। गॉट इट? सो बी और बी को हम इस तरीके से कंसिडर करें दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ क्यू वी बी आ गया ये रिजल्ट, तो इसमें अगर आप बी की वैल्यू निकालो तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Fm ओवर क्यू वी। ओके, Fm, अब इसकी यूनिट हम निकाल लेते हैं। ये तो फॉर्मूला आ गया, बेसिक फॉर्मूला, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स पर और चार्ज पर एंड वेलोसिटी पर। सो यूनिट क्या आ जाएगी? दैट यूनिट इज न्यूटन पर कूलॉम पर मीटर पर सेकेंड, दैट इज सेकेंड विल कम अप। सो न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलॉम मीटर, ये बेसिक यूनिट है। इस यूनिट को हम कहते हैं टेस्ला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स नेम टेस्ला, निकोल टेस्ला। This is Tesla represented by capital T. One more unit is there which is known as Gauss. Okay, so Tesla and Gauss, and one more is there, that is Weber per meter square. Weber WB per meter square. ओके, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आपकी किस फॉर्मूले की बेसिस पर आ रही है? ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट यूनिट में आएगा। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, गॉस को हम शॉर्ट में कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, टेस्ला, एंड दिस वन इज SI। टेस्ला इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस यूनिट, न्यूटन सेकेंड पर कूलॉम मीटर, तो इसके कॉम्बिनेशन को ही हम शॉर्ट में टेस्ला कहते हैं। सो टेस्ला इज द SI यूनिट एंड गॉस इज द CGS यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज SI यूनिट। So here we can find out the relation between the Tesla and Gauss. 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. ये रिलेशन होता है। और आपको पता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वो होती है 0.3 गॉस की। सो यू कैन इमेजिन कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम है, इसीलिए हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड नहीं होते, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक है। 0.3 गॉस, गॉस इज ऑलरेडी अ स्मॉलर यूनिट और उसकी ये 0.3 वैल्यू है। सो दैट इज़ वाई दिस फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड वी कैन निगलेक्ट दिस फील्ड एंड इट विल नॉट अफेक्ट अस एट एनी मोर। ओके, सो दिस इज द दैट मैग्नेटिक फील्ड formula, basic formula for a moving charge particle and its unit. We have considered the unit here. So these are overall Lorentz formula and magnetic field effect case. We can discuss. So that's all for today. Next time I will come with the next topic of same unit, that is the charge particle motion, moving charge body motion first of all, and then charge particle motion in magnetic field.